आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी लेथ मशीन के हवाले से, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ लेथ मशीन बताई थी और जितनी भी लेथ मशीन की कॉमन टाइप्स हैं वो सारी मैंने उसके अंदर आपको बताई थी। उसके बाद बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे पास जो है फ़ोन आया और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बातचीत की, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे बातचीत की और मुझे ये कहा कि लेथ मशीन की वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसके जो प्रोसेसेस हैं उसका भी बताना बड़ा ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि प्रोसेस अगर किसी को नहीं पता तो खाली लेथ मशीन पता होना काफ़ी नहीं है। तो मुझे उनकी ये बात काफ़ी पसंद आई, तो मैंने आज की जो वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला प्रोसेस ऑफ लेथ मशीन होगा। आज का टॉपिक भी यही है कि हाउ मैनी प्रोसेस ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन के जितने ही प्रोसेस हैं, यूँ तो लेथ मशीन के ऊपर बेतहाशा काम हो सकता है, ठीक है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो कि हमारे यूँ समझ लें जितने भी हमारे उस्ताद लोग हैं, वो हर तरह का काम लेथ मशीन पे कर लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बेसिक्स जो हैं वो यही प्रोसेस हैं और इनको देखते हुए ही सारे काम हो रहे हैं। अगर आपको इन प्रोसेस की अगर नॉलेज हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला तमाम यानी कि आप जो है आपका इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाएगा किस तरह से प्रोसेस होते हैं। तो जो कॉमन प्रोसेसेस हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है कॉमन लेथ मशीन प्रोसेस। तो इसी से रिलेटेड आज की हमारी पूरी प्रेजेंटेशन होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे कॉमन प्रोसेस होता है टर्निंग, ठीक है। ये लिखा हुआ टर्निंग प्रोसेस जो होता है बेसिकली होता क्या है, ये एक मशीनिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें होता ये है कि आप जो है मेटल को कटिंग करके जो यानी कि अनवांटेड सरफेस होती है उसको आप रिमूव कर लेते हैं। अब इस तस्वीर की मदद से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए ये जो रेड लाइन, ये जो एरो, ये आपको बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है वर्क पीस की, ठीक है, जो कि लेथ मशीन में उसने पकड़ा हुआ है। D1 जो है ये पूरी शाफ्ट थी, पूरी D1 जो है पूरा यानी कि किस तरह की शाफ्ट आई हुई थी, लेकिन ये जो D2 माइनर डाया बना वो इसने कटिंग कर दिया इस टूल ने। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टूल जो है, देखें फीड डायरेक्शन, ये टूल यहाँ से आया और ऐसे आते आते कट करते हुए यहाँ तक आ गया। तो यानी कि 2 डायमीटर इसमें बन गया, यानी कि ये बेसिकली कहलाता है टर्निंग का प्रोसेस, जो कि डायमीटर को रिड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ है L, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यहाँ का डाया इस टूल ने, यहाँ से टूल आया चलता हुआ और यहाँ तक आके यहाँ से यहाँ तक का डाया उसने छोटा कर दिया। तो रिड्यूस डायमीटर इज़ कॉल्ड टर्निंग। बेसिकली ये टर्निंग होती है। लेकिन ये इसकी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, फिर मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टूल चल रहा है, ये रहा टूल, और ये आगे की तरफ जा रहा है और इस शाफ्ट की जो सरफेस है, डायमीटर है शाफ्ट का, उसको रिड्यूस कर रहा है। बेसिकली ये इस वीडियो से बिल्कुल क्लियरली आपको वाज़ेह हो जाएगा कि टर्निंग प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। देख सकते हैं आप वाज़ेह तौर पे। देखिए अब दूसरा कट लग रहा है इसके ऊपर, ये एक स्टेप भी आपको नज़र आ रहा है इस जगह पे, ये बना हुआ स्टेप के थ्रू ये स्टेप वाज़ेह कर रहा है कि डेप्थ ऑफ कट लिया गया है टूल से और दोबारा से इसके ऊपर टर्निंग की जा रही है, ठीक है जी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि टर्निंग प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल की मदद से आगे चलते हैं। देखिए अगला जो प्रोसेस होता है हमारा वो फेसिंग होता है, ठीक है। अब फेसिंग में क्या होता है, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये इस तरह टर्निंग हो रही थी, या ये टूल की जो फीड आ रही थी वो यहाँ इस तरफ आ रही थी, माउस देखें मेरा, ठीक है। लेकिन अब जो फीड आएगी वो फीड जाएगी ऊपर की तरफ। दैट मीन्स ये जो शाफ्ट का फेस है, इस तस्वीर में मज़ीद आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो शाफ्ट का ये वाला फेस होता है, पहले इस वाले डाया पे कट लग रहा था, अब इसके शाफ्ट के फेस पे कट लगेगा। यानी कि फेस की सरफेस को रिमूव करने के लिए, यानी कि फेस की सरफेस को सीधा करने के लिए हम फेसिंग का प्रोसेस करते हैं। देखें वही एग्जाम्पल दी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। डायामीटर जो है देखें D1 मेजर डाया इसमें कम नहीं हो रहा है, डाया से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। और ये जो है डेप्थ इसमें ली जाती है, डेप्थ लेते हैं और इस टूल की फीड देते हैं इस तरफ से। ये जो फीड की डायरेक्शन है, ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी फेस को बिल्कुल क्लियर कर देता है, ठीक है। इस प्रोसेस से लेंथ रिड्यूस होती है, ठीक है। शाफ्ट की लेंथ रिड्यूस होगी। तो इसकी वीडियो की तरफ चलते हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद इसको क्लियर करेंगे। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि फेसिंग का प्रोसेस हो रहा है बिल्कुल क्लियरली। इस जगह पे देखिएगा, ये जगह जो है यहाँ पे फेसिंग का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। फेस शाफ्ट का जो फेस है उसको क्लियर किया जा रहा है।
और इसके अंदर इसकी लेंथ रिड्यूस हो रही होगी शाफ्ट की, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं फेस बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी मेरा ख्याल है दूसरा कट भी लेंगे, ठीक है जी, दूसरा कट लेंगे अभी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि फेसिंग भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बोरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। ज़्यादातर मोल्ड मेकिंग, डाई मेकिंग में जो है बोरिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि बोरिंग की फिनिश जो होती है, क्योंकि ज़्यादातर मैकेनिज़्म मेल फीमेल पे चल रहा होता है, ठीक है। और बोरिंग का ताल्लुक फ़ीमेल से होता है, और फीमेल की फ़िट, मेल फीमेल के जो फिट होते हैं वो पूरे फिट के ऊपर पूरा मैकेनिज़्म डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह का बोरिंग का प्रोसेस होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्क पीस है, ठीक है। इस वर्क पीस के अंदर टर्निंग का जो प्रोसेस देखा था वो बाहर वाले डायमीटर पे कट लग रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि शेप के इनसाइड यानी कि अंदर जो एक डायमीटर है उसके अंदर कट लगा के उसको फिनिश किया जा रहा होता है, ठीक है। और इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि जैसे हमारे पास किसी यानी कि बोर के अंदर हमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, या हमें उस बोर का साइज़ बड़ा करना है बहुत प्रीसाइजली, तो जब भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पिक्चर में क्लियर हो गया होगा, लेकिन वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मज़ीद क्लियरिटी के लिए। बेसिकली ये बोरिंग बार होती है, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये जो है इस बोरिंग बार की मदद से बोरिंग का प्रोसेस किया जाता है। और किस तरह बोरिंग का प्रोसेस होता है आज मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप जैसे कि एक चक के अंदर जॉब को पकड़ा हुआ है और इंटरनल डाया जो कि बोर जिसको कहा जाता है उसमें कट लगाया जा रहा है बोरिंग बार की मदद से। तो ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि हमें जब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बोर चाहिए होता है, कि ड्रिल करके भी हम होल कर सकते हैं, लेकिन बोरिंग से हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी आती है और फिनिश सरफेस भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट जब हमारी होती है जब हम बोरिंग करते हैं। बोरिंग हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रोसेस है लेथ मशीन का वो है पार्टिंग प्रोसेस। अच्छा, पार्टिंग प्रोसेस को बेसिकली समझने की ज़रूरत है। पार्टिंग प्रोसेस में होता क्या है कि जब एक शाफ्ट होती है ना, हम उस शाफ्ट के अंदर से हम जो है उस शाफ्ट को बीच से पार्ट ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि बीच से दो अलग अलग हिस्सों में सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम पार्टिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये इस वक्त पिक्चर में आप देखें, ये टूल है इस तरह का, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर पेनिट्रेट होता जाता है एंड देन जब ये बिल्कुल अपने सेंटर में पहुंच जाता है तो ये जो देखें ये जो आगे का हिस्सा है ये इससे अलग हो जाएगा, तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ हो जाएगा। तो ये इस काम के लिए पार्टिंग का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। तो इसकी वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये देखिए इसके ऊपर टूल हमारा पार्टिंग का बना हुआ है जो कि HSS का टूल है, ठीक है। इस टूल को सबसे ज़्यादा अहमियत होती है सेंटर की। वैसे तो जितने भी टूल लेथ मशीन में बनते हैं उसको सेंटर करना लाजमी है, लेकिन अगर इसके अगर सेंटर में आपने कोई ऊंच नीच अगर छोड़ दी तो आप यकीन कीजिए आपका टूल जो है कभी भी पार्टिंग कर ही नहीं सकेगा। और अगर आप उससे कोशिश करेंगे तो फौरी तौर पर टूल टूटेगा या उसकी धार ख़राब हो जाएगी, आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले इसके सेंटर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और दूसरी चीज़ के अंदर आपको क्या ख्याल रखना होता है कि आपने जितनी भी शाफ्ट जो आपका शाफ्ट का डायमीटर है उसका आप रेडियस निकालें और उस रेडियस के हिसाब से इस टूल को उतना ही ओवर हैंग करें जितना आपका रेडियस है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर हैंग करेंगे टूल क्योंकि ये लंबा होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसे बाहर निकालना चाहें यानी कि टूल को उससे जितना आगे करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अगर एक्स्ट्रा ओवर हैंग करेंगे तो उससे होगा ये कि आपके टूल के ऊपर फोर्स ज़्यादा पड़ेगी और ओवर हैंग होने की वजह से टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ओवर हैंग करें ताकि आपका ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी आपको हासिल हो सके। अब मैं प्रोसेस दिखाना चाहूँगा आपको। अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जो है पार्टिंग का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि किसी भी हमारे रिक्वायर्ड शेप को शाफ्ट से सेपरेट करने के लिए पार्टिंग का प्रोसेस यूज़ होता है। ऊपर से इसके ऊपर स्ट्रेट कटिंग आयल गिराया जा रहा है ताकि टूल के अंदर जो कि फ्रिक्शन पैदा हो रही है और जो उसके अंदर जो गर्म हो रहा है उसको ठंडा रखा जा सके और फ्रिक्शन को कम किया जा सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक वक्त आएगा जैसे ही अपने मिड पॉइंट में पहुँचेगा ये शाफ्ट का ये आगे का हिस्सा जो कट हो रहा है ये बाहर गिर जाएगा। ये है बेसिकली पार्टिंग प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ पार्टिंग का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला जो हमारा प्रोसेस है बेसिकली वो है ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग के अंदर क्या होता है जैसे कि आपको समझने की ज़रूरत है। ड्रिलिंग के अंदर जैसा कि मैंने ये लगाई हुई है एनिमेशन,
इससे आप समझ सकते हैं कि ड्रिलिंग कैसे हो रही है। टेल स्टॉक की मदद से, टेल स्टॉक में एक चक लगा होता है और चक के अंदर एक ड्रिल बिट लगाया हुआ होता है, और उस ड्रिल मशीन से जब हम उस ड्रिल बिट को जब हम अपने जॉब के शाफ्ट के सेंटर में जब पेनिट्रेट करते हैं तो शाफ्ट के बिल्कुल सेंटर में एक ड्रिल हो जाता है। तो वैसे तो ड्रिल मशीन एक अलग से होती है ड्रिलिंग के प्रोसेस के लिए, लेकिन जब हमें शाफ्ट के सेंटर में ड्रिल करना हो और इस तरह के जॉब हमारे पास हो तो हम इसमें कर सकते हैं। ज़्यादातर बेसिकली ये ऑप्शन देने का असल मकसद ये है लेथ मशीन में कि जब हम बोरिंग करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, बोरिंग जब हम बोरिंग करते हैं तो बोरिंग के लिए बोरिंग के जो एप्लीकेशन है वो उसमें सॉलिड शाफ्ट के ऊपर होल नहीं कर सकती। बोरिंग हमेशा होल के अंदर ही चलती है, होल को बड़ा करती है। तो जब भी बोरिंग करेंगे उसके लिए एक होल चाहिए, ठीक है। उस होल को क्रिएट करने के लिए, सॉलिड शाफ्ट में होल क्रिएट करने के लिए हम ड्रिलिंग करते हैं इस प्रोसेस की मदद से। तो ये बेसिकली इसलिए किया जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि ये ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है ये प्राइमरी प्रोसेस है बोरिंग का, और बोरिंग का जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी प्रोसेस है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। तो कैसे हो रही है ड्रिलिंग, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये घूमना शुरू हो गया हमारा जॉब, और अब इसके अंदर ड्रिल पेनिट्रेट करेगा। और ये पीछे लगा हुआ है टेल स्टॉक के अंदर। टेल स्टॉक को जैसी फीड दी जा रही है ये आगे बढ़ता जा रहा है और उसके अंदर होल प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली सिंपल प्रोसेस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ड्रिलिंग समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रोसेस जो है हमारा ये बड़ा ही समझने वाला और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहलाता है नर्लिंग। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत से लोगों को पता भी है। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जैसा कि आप यहाँ पे देखें, ये एक फिनिश सरफेस वाली शाफ्ट थी, इसके अंदर ये डायमंड प्रोड्यूस कर दिए गए, ठीक है। बेसिकली ये यूज़ होते हैं जब हमें ग्रिप जिस जगह पे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर हमें किसी जगह पे ग्रिप चाहिए और वहाँ पे हमने एकदम यानी कि स्मूथ सरफेस रख दी तो वो हाथ से स्लिप करता है। तो जब भी हमें किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर हमें ग्रिप बेहतर बनानी हो, जब हमें ग्रिप चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं, नर्लिंग कर देते हैं ताकि हमारी ग्रिप इसके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। बेसिकली ग्रिप के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है ये मैं वीडियो की मदद से दिखाना चाहता हूँ आपको। नाज़रीन, ये हमारी शाफ्ट है जिसके ऊपर हमने नर्लिंग करनी है। नर्लिंग का एक स्पेशल टूल आता है, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। इसमें 2 रोलर लगे हुए होते हैं, उन रोलर्स के अंदर जो है डायमंड बने हुए होते हैं। जैसे भी डायमंड हमें चाहिए उस हिसाब से हम अपना टूल लेते हैं एंड देन इसको टूल पोस्ट की जगह पे लगा देते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये प्रोसेस किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको टच किया शाफ्ट से और एक 0.5 की उन्होंने डेप्थ दी, और उसको जैसे ही टच हो गया, जैसे उनको डायमंड उसके ऊपर जैसे पता चला कि शेप ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसको फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फीड देनी शुरू कर दी। और जैसे जैसे फीड दे के आगे इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये अपना शेप जो है जॉब पे ट्रांसफॉर्म करता रहेगा। इसको मज़ीद क्लियर करके मैंने आपको दिखा दिया, इससे आप मज़ीद क्लियरली देख सकते हैं किस तरह नर्लिंग प्रोसेस हो रहा है। ये टूल है हमारा जो कि नर्लिंग प्रोसेस करता है। रोलर लगे में देखें मुसलसल घूम रहे हैं उसके साथ, तो ये अपना शेप जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं शाफ्ट के ऊपर, ठीक है जी। आफ्टर दैट ये शेप हमारे पास आ गई जो कि ग्रिप सरफेस हो गई हमारी। ये बेसिकली नर्लिंग कहलाती है। अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो प्रोसेस है बेसिकली वो है टेपर टर्निंग का, ठीक है। टेपर टर्निंग क्या होती है? टर्निंग आपको मैंने बताया डायमीटर रिड्यूस होता है। टेपर का मतलब क्या होता है? किसी एक सर्टेन एंगल के अंदर जो कि कटिंग हो रही हो, या टेपर बेसिकली एक कोनिकल सरफेस होती है, टेपर की तरफ एक एंगल उसके अंदर होता है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पिक्चर क्लियर कर रही है कि बेसिकली है क्या। तो वही बिल्कुल रोटेशन देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ये डायमीटर मेजर, इसमें 2 डायमीटर होते हैं, एक मेजर डाया होता है और एक माइनर डाया होता है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो सरफेस मिल रही होती है वो एक सर्टेन एंगल के ऊपर मिल रही होती है। तो अब आप ये देख सकते हैं ये टूल जो है ये टूल इस तरह कटिंग कर रहा है, ठीक है। उसमें जो टर्निंग थी उसमें सीधी कटिंग करता था, इसमें कोनिकल डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है। बेसिकली कंपाउंड स्लाइड की मदद से, कॉमन तरीका जो होता है टेपर का, टेपर टर्निंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन तरीका कंपाउंड स्लाइड का है जो कि मैं आपको बताऊँगा अभी। कंपाउंड स्लाइड को एंगल में टिल्ट करते हैं और एंड देन जब आप उसको कंपाउंड स्लाइड की मदद से फीड देते हैं तो एक इस तरह की शेप परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, उससे मज़ीद आपको क्लियर करता हूँ किस तरह हो रही है। देखिए जी, ये लेथ मशीन की कंपाउंड स्लाइड के अंदर इसमें एंगल प्रोड्यूस, देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा कि कितने एंगल है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ सकता है। और कंपाउंड स्लाइड के अंदर 0 जब मैच कर रहा होता है दैट मीन्स आपकी कंपाउंड स्लाइड बिल्कुल सीधी है।
तो इसको जितना भी आप एंगल देना चाहें यहाँ से एंगल दे सकते हैं। अब इस पे एंगल देने के लिए आप देखें यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक ये बोल्ट लगा हुआ है। इन दोनों बोल्ट को लूज़ करना होगा एंड देन जैसे ही हम इसको लूज़ कर देंगे तो कंपाउंड स्लाइड्स फ्री हो जाएगी और जितना भी एंगल हमने उसके अंदर देना है वो हम उसको आराम से दे सकेंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लूज़ किया जा रहा है। इसको लूज़ कर दिया कंपाउंड स्लाइड को, देखें अब आपने इसको, इन्होंने अपने डिज़ायर शेप के हिसाब से इसको एंगल दे दिया। 5 डिग्री का इनको एंगल चाहिए तो उन्होंने 5 डिग्री का एंगल दे दिया है, ठीक है, और उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। एंगल देने के बाद उसको यहाँ पे टाइट कर दिया उन्होंने, ठीक है, ताकि ये जो है अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अब देखिए कंपाउंड स्लाइड को बिल्कुल पीछे की तरफ लाया जा रहा है ताकि जब इसमें प्रोसेस हो तो उसमें काफ़ी गुंजाइश हो आगे जाने की। कंपाउंड स्लाइड के अंदर फीड की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। देखिए फीड देने के लिए ये वाली, डेप्थ ऑफ कट देने के लिए ये वाली स्लाइड इस्तेमाल होती है और फीड देने के लिए कंपाउंड स्लाइड की जो लीवर है उसको इस्तेमाल किया जाता है। बेड के लीवर को इस्तेमाल नहीं किया जाता टेपर टर्निंग में, क्योंकि कंपाउंड स्लाइड टिल्ड हुई हुई, अगर बेड को इस्तेमाल करेंगे तो वो सीधी सीधी कटिंग हो जाएगी जैसे टर्निंग में होती है। तो कंपाउंड स्लाइड जो कि टिल्ड हुई हुई है तो कंपाउंड स्लाइड का लीवर ही इस्तेमाल होगा, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये लीवर है और इस लीवर की मदद से टेपर दिया जा रहा है। ये बेसिकली सिंपल तरीका है टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड, ठीक है। नाज़रीन का नाम, उम्मीद करता हूँ इसको मैंने जिस तरह समझाया आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, एक और इम्पॉर्टेंट जो कि प्रोसेस है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस कहलाता है, वो कहलाता है थ्रेडिंग। अच्छा, थ्रेडिंग जो होती है बेसिकली वो किस तरह की जाती है? वैसे थ्रेडिंग के लिए डाई भी मौजूद है जो कि हैंड मैनुअल डाई कहलाती हैं, जो कि बाय हैंड जिससे टैपिंग की जाती है। लेकिन लेथ मशीन पे एक्यूरेट अच्छे थ्रेड मिलते हैं तो लेथ मशीन पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है थ्रेड। तो बेसिकली थ्रेडिंग होती क्या है? बेसिकली आप देख सकते हैं ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर एक सर्टेन डायमीटर है, उसके ऊपर एक टूल की मदद से डेप्थ ऑफ कट देके एक यानी कि डिज़ायर्ड पिच के हिसाब से फीड दी जाती है, जो कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू की मदद से दी जाती है। हाथ से नहीं दी जा सकती, क्योंकि हाथ से अगर देंगे तो फीड में, हाथ की फीड के अंदर कमी ज़्यादती होती है, तो इस वजह से हाथ की फीड से थ्रेडिंग कभी भी नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपको लीड स्क्रू इस्तेमाल करना होता है, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह काम हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी, वीडियो की मदद से मैं मज़ीद क्लियर करना चाहूँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देखें ये शाफ्ट है, इन्होंने इसको बिल्कुल सरफेस करके रखा हुआ है, टर्निंग इसके ऊपर बड़ी फिनिश करी हुई है ताकि इसके ऊपर थ्रेडिंग कर सकें। अब ये देखें, ये जो गेज होता है सेंटर गेज कहलाता है, ठीक है। सेंटर गेज बेसिकली इस्तेमाल इसलिए होता है कि टूल जब आप सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, शाफ्ट का सेंटर करने के बाद इस टूल का जो वी है, इस वी को भी आपको सेंटर करना होता है ताकि आपके जो थ्रेड के वी बने वो बिल्कुल सेंटर में बने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल सीधा हो गया, इसके अगेंस्ट इसके रेफरेंस से टूल की वी भी सेंटर होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इस वी के अंदर इसको बिल्कुल एडजस्ट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल, जब ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा दैट मीन्स के इसकी वी जो है इस टूल के हिसाब से बिल्कुल सेंटर में हो चुकी है। ये ज़रूरी है, वरना आपके थ्रेड की शेप अजीब व गरीब सी बनेगी। देखिए जी, ऑयलिंग करने के बाद इसको यानी कि फ्रिक्शन के लिए ऑयलिंग करी एंड देन ये देखिए एक सर्टेन फीड की मदद से टूल जो है आगे बढ़ रहा है। ये फीड हर मशीन के अंदर सेट हो सकती है अपनी पिच के हिसाब से, थ्रेड की पिच के हिसाब से, एंड देन जब लीवर दबाते हैं तो उसी फीड के हिसाब से ये आगे बढ़ती है और हेलिकल छोड़ती हुई जाती है। वही बेसिकली थ्रेड होते हैं, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि थ्रेडिंग किस तरह की जा रही है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियरली इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक सर्टेन डेप्थ ऑफ कट दिया जा रहा है और लीवर दबा के फीड दी जा रही है और वो हर बार एक जैसी फीड की वजह से वो उसी हेलिकल में चलता हुआ टूल आगे जा रहा है और एक अपना डेप्थ ऑफ कट बना रहा है, एक मेजर और एक माइनर डाया बना रहा है, जिससे एक थ्रेड की शक्ल बन रही है। नाज़रीन कराम, थ्रेडिंग उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला जो हमारा प्रोसेस है बेसिकली चैम्फर का होता है, ठीक है। चैम्फर में क्या होता है, हम बेसिकली जब भी किसी भी शाफ्ट की टर्निंग या फेसिंग करते हैं तो उसका एक कोना जो होता है, कोना जो है उसके ऊपर एक शार्प एज बन जाती है, ठीक है। अब उस शार्प एज को ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, वो शार्प एज जो होती है वो इंसान के यानी कि एक इंजरी का बायस हो सकती है, क्योंकि जैसे आप उसको पकड़ेंगे तो उसके ऊपर एक शार्प एज क्रिएट हुई होगी और शार्प एज से आपका हाथ कट सकता है, ठीक है। तो उस शार्प एज को हमेशा ख़त्म किया जाता है। उस शार्प एज को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है उसको चैम्फर कहा जाता है, ठीक है। अब चैम्फर कैसे दिया जाता है? चैम्फर बहुत आसान सा एक टर्मिनोलॉजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। देखें, ये एक टूल बनाया जाता है
जिसका एंगल होता है 45, 30, 60 जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। अगर आपको ड्राइंग में दिया हुआ है कि भाई आपको सर्टेन एंगल चाहिए तो आपको सर्टेन टूल बनाना होगा। एंड देन अगर ड्राइंग में कहा है कि जस्ट बर रिमूव कर दो तो आपने उसके लिए किसी एंगल का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से 30, 45 या जैसे भी आपको जो भी जिस तरह का एंगल बनाना है आप बनाएं, उससे से बर रिमूव करनी है आपने अगर, ठीक है जी। तो इसको देखें, और जब जैसे ही हम उस टूल को बना के टूल पोस्ट पे लगा के जैसे ही शार्प एज से टच करेंगे कोने से तो वो किस तरह की शेप बन जाएगी। और इससे यहाँ पे बताया भी गया है कि देखें जिसको चैम्फर कहा जाता है, ठीक है। फीड इस तरह आएगी, टूल इस तरह आएगा, एंड देन ज़रा सा टच होगा यानी कि फॉर्म मशीनिंग कहलाएगी, यानी कि टूल की शेप जॉब पे ट्रांसफॉर्म होगी एंड देन आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये कोई इतना बहुत हाई फाई प्रोसेस नहीं था, सिंपल था। क्योंकि मैं जिस तरह की वीडियोस आपको दिखाता आ रहा हूँ आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया हुआ जहन में, तो मेरा ख्याल ये है कि इतने कॉन्सेप्ट के साथ इस मामूली चीज़ को समझने के लिए वीडियो की ज़रूरत नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी थ्योरी के साथ साथ इसके अंदर वीडियोस भी डाली थी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि खाली थ्योरी बता देने से कोई भी क्लियर नहीं हो सकता। तो वीडियो देख के आप लोग को बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर हो जाता होगा। और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर एग्जाम्पल की वीडियोस डालता हूँ जो कि आपको ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो अगर आपके समझ में आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको समझ में नहीं आई तो कोई मसले की बात नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी प्रोसेस समझ में नहीं आया उसका नाम लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको दोबारा से उसको समझाऊंगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप यही बोल दें कि मुझे पूरी वीडियो ही समझ में नहीं आई, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने इसके अंदर जो थ्योरी ऐड करी और जो वीडियोज़ डाली हैं वो सारी रिसर्च बेस्ड हैं और अप्रूव्ड हैं सारी। मेरे जितने भी प्रोफेसर्स हैं जो मेरे जान पहचान के मेरे टीचर्स हैं उन सब से मैंने अप्रूव कराने के बाद ये वीडियो ये प्रेजेंटेशन आप लोगों तक पहुंचाइए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा जो चीज़ आपके समझ में नहीं आई। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।